हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको करूँगी बिहार पीजीटी होम साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके बिहार एस्टेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि निम्न में से मोटापे का कारण है, यानी कि आप लोगों को मोटापे का कारण बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है ज़्यादा खाना, सेकंड ऑप्शन है कम खाना, थर्ड ऑप्शन है कभी कम कभी ज़्यादा खाना एंड लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल ना खाना। तो जैसे कि इसमें क्या पता चल रहा है, ऑप्शन से ही पता चल रहा है मोटापा। मोटापा किसका कारण होता है? मोटापा ज़्यादा खाने का कारण होता है। ठीक है, अगर हम आवश्यकता से अधिक भोजन करेंगे तो शरीर में किसका? फैट का जमाव होगा। किसका? फैट का जमाव होता है, यानी कि वसा का जमाव होने लग जाएगा, जिससे क्या होगा? जिससे मोटापा बढ़ जाएगा। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन का आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक कैलोरी है, आपको ये बताने की एक कैलोरी क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है जल के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वांछित ऊर्जा की मात्रा। सेकंड ऑप्शन है एक पोषक। थर्ड ऑप्शन है हमारा आहार विशेषज्ञ द्वारा एक भोजन विशेष में वसा की मात्रा की व्याख्या करने के लिए आविष्कृत एक बिंदु प्रणाली एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर तो होगा नहीं, और ना ही ये क्या करता है? वसा की मात्रा की व्याख्या करता है, और ना ही एक पोषक तत्व होता है। तो ये क्या है? एक कैलोरी होती है जल के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वांछित ऊर्जा की मात्रा एक कैलोरी कहलाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कैलोरी क्या होती है? कैलोरी को ऊर्जा की छोटी इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं कैलोरी को? ऊर्जा की छोटी इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। किसका? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वसा यानी कि फैट, सेकंड ऑप्शन है ग्लूकोज, थर्ड ऑप्शन है विटामिन एंड लास्ट ऑप्शन है खनिज लवण यानी कि मिनरल्स। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि ग्लूकोज। तो केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। किसकी? शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। इसे पता है आप लोगों को? इसे डेक्सट्रोज के नाम से भी जाना जाता है। किससे? इसे डेक्सट्रोज के नाम से भी जाना जाता है, और इसको ही ब्लड शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ब्लड की शुगर कहा जाता है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते हैं ना क्वेश्चन से जुड़े हुए, आप लोग उनको भी नोट डाउन करते जाए, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। डोपामाइन क्या? डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मिथाइनिन, सेकंड ऑप्शन है हिस्टीन, थर्ड ऑप्शन है टाइरोसिन एंड लास्ट ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि मिथाइनिन। तो जो डोपामाइन होता है ना, डोपामाइन अमीनो मिथाइलिन अमीनो एसिड द्वारा संश्लेषित की जाती है, और हिस्टाडीन एक वृद्धि हार्मोन होता है। क्या होता है? हिस्टाडीन एक वृद्धि हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है विटामिन B12 की कमी से होने वाली रक्तहीनता, यानी कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सेकंड ऑप्शन है पर्नीसियस अमीनिया, थर्ड ऑप्शन है सिकल सेल एंड लास्ट ऑप्शन है माइक्रोसाइटिक। तो पहले हम इसका ऑप्शन जान लेते हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कि पर्नीशियस एनीमिया। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? पर्नीसियस अमीनिया एनीमिया। तो पर्नीसियस एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी की संख्या कम हो जाती है और इनका आकार सामान्य की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा हो जाता है। और इसी तरह जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है फोलिक एसिड की कमी से। किसका? फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है आयरन की कमी से। किसकी?
आयरन की कमी से होता है। और सिकल सेल जो होता है ना, ये एक हेरिडिटी होता है। ये कौन सा आनुवंशिक रक्त विकार है। इसमें आरबीसी जो शरीर के अंगों में क्या होता है, ऑक्सीजन ले जाती हैं। इसमें आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, अर्धचंद्राकार होता है। सिकल सेल में कैसा होता है, आकार इनका आधे चांद के समान हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में। तो क्लियर हो गया आपको। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है फॉलिक एसिड की कमी से, एंड पर्नीशियस एनीमिया होता है विटामिन बी 12 की कमी से। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक विकार होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें आरबीसी हो जाती है आधे चांद के समान, एंड माइक्रोसाइटिक होता है आयरन की कमी से। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है ऐश प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है। ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लवण एवं विटामिन, सेकंड ऑप्शन है विटामिन, थर्ड ऑप्शन है लवण, एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन एवं कार्बोज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि लवण। तो ऐश प्रतिशत खाद्य नमूने क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। ए जो एस कंटेंट होते हैं ना, एक भोजन के भीतर मौजूद खनिज की कुल मात्रा होती है। किसके अंदर मौजूद होते हैं, खनिज के अंदर मौजूद कुल मात्रा होती है। क्या, एस कंटेंट। जो मिनरल्स होते हैं ना, ये मिनरल्स में जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और अकार्बनिक तत्वों में मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होता है, एश प्रतिशत। ठीक है, क्लियर आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कच्चे फलों से कठोर गंध आती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो अधपके होते हैं ना फल, यानी कि कच्चे फ्रूट्स होते हैं, उनमें एक अजीब तरीके की गंध आती है, स्मेल आती है। क्यों आती है, आपको उसका रीजन बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं ट्रिप्सिन निरोधक, सेकंड ऑप्शन है सैफोनिन्स, थर्ड ऑप्शन है टैनिन, एंड लास्ट ऑप्शन है फेविजन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ट्रिप्सिन निरोधक। तो कच्चे फलों में जो कठोर गंध आती है वो ट्रिप्सिन निरोधक के कारण आती है। और ये जो सैफोनिन्स दे रखा है ना, सैफोनिन्स वो होता है जो अनाजों में एक झाग टाइप का होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली जब हम दाल को पकाने के लिए दाल को पहले सोक करते हैं फिर उसको धोते हैं, या स्पेशली सोयाबीन में ज्यादा रहता है। तो हम जो सोयाबीन को सोक करेंगे फिर उसको धुलेंगे ना, तो उसका पानी में झाग टाइप का निकले, वही जो झाग निकलता है ना, वही क्या होता है, वही सैफोनिन होता है। और ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि चीनी का जेली में क्या कार्य है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, सेकंड ऑप्शन है अतिरिक्त जल को जेली में बांध कर रखना, थर्ड ऑप्शन है स्वादिष्ट बनाना, एंड लास्ट ऑप्शन है रंग प्रदान करना। तो हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे चीनी का जेली में कार्य, ये तो सही बात है कि चीनी अगर जेली में हम चीनी डालेंगे तो रंग प्रदान करेगी और स्वादिष्ट भी बनेगी जेली उससे चीनी डालने से। और अतिरिक्त जल को जेली में बांध कर रखना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम चीनी को डालेंगे ना जेली में, तो क्या कर देती है चीनी, पानी रिड्यूस करती है, ना कि जल को बांध कर रखेगी। और बैक्टीरिया को निष्क्रिय भी करती है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे तीन ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, पर हमको ऑप्शन तो एक चूज करना है। तो जो इसमें से सबसे बेस्ट होगा ना, हम उस ऑप्शन को अपने चूज करेंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना। तो चीनी में जेली का क्या कार्य होता है, बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, अगर हमारे पॉजिटिव आंसर कई दे रखे तो उसमें जो सबसे बेस्ट आंसर होता है ना, हमें वही चूज करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है। आपको ये बताना है, जब कोई लेडी होती है, प्रेग्नेंट होती है, अगर वो अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन ना ले तो शिशुओं को कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है मिक्सीडिमा, सेकंड ऑप्शन है घेंगा, क्या ये घेंगा है, थर्ड ऑप्शन है क्रेटिनिस, एंड लास्ट ऑप्शन है रिकेट्स। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि क्रेटिनिज्म। ठीक है, तो गर्भावस्था में अगर महिलाएं अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं लेती है तो कौन सा रोग हो जाता है शिशु, क्रेटिनिज्म।
इसी को हम बौनापन के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं इसको हम? बौनापन के नाम से जानते हैं। ठीक है। और रिकेट्स होता है हमारा विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है। आपको ये बताना है कि जो खाद्य पदार्थ होता है, हम खाद्य पदार्थ लेके आते हैं, इसको स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है। ऑप्शन दिए हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टॉक रजिस्टर, सेकंड ऑप्शन है नोटबुक, थर्ड ऑप्शन है कैश बुक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा डायरी। तो हम किस में करते हैं? स्टॉक रजिस्टर में लिखते हैं। अपने जो भी हमारे स्टोर की माल की सूची का रिकॉर्ड होता है हम किस में लिखते हैं? स्टॉक रजिस्टर में लिखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा आप लोगों से BCAA क्या? BCAA से भरपूर आहार किस रोग स्थिति में दिया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गुर्दे का चिरकालिक रोग, सेकंड ऑप्शन है हिपेटिक एंसेफलोपैथी, थर्ड ऑप्शन है कोरन्स रोग एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा डाइवर्टिकुलर रोग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी यानी कि हिपेटिक एंसेफलोपैथी। तो BCAA से भरपूर आहार किस में दिया जाता है? हिपेटिक एंसेफलोपैथी में दिया जाता है। BCAA की फुल फॉर्म होती है ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड। क्या हो जाएगा? ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड। ठीक है। तो ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड से हम भरपूर आहार किस पेशेंट को देते हैं? हिपेटिक एंसेफलोपैथी की स्थिति में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि अधिक प्रोटीन युक्त आहार इस बीमारी में दिया जाता है। तो आपको ये बताना है हाई प्रोटीन डाइट किस बीमारी में हम देंगे। तो ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है यक्ष्मा, सेकंड ऑप्शन है पीलिया, थर्ड ऑप्शन है मधुमेह एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। तो हम किस में देते हैं? हाई प्रोटीन डाइट हम देते हैं यक्ष्मा के। ठीक है। यानी कि यक्ष्मा को हम क्या कहते हैं? यक्ष्मा को हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। किसे जानते हैं? क्षय रोग, तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, आदि नामों से इनको जाना जाता है। और ये जो यक्ष्मा रोग होता है ना, इसको मृत्यु का कप्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मृत्यु का कप्तान कहा जाता है। और ये रोग जो होता है ना, एक बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? ये रोग एक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। तो ठीक है, आपको पता चल गए यक्ष्मा के कितने नाम है? यक्ष्मा, क्षय रोग, तपेदिक एंड टीबी। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम? इस बीमारी में हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। पीलिया में हम क्या करते हैं? पीलिया में हम लो प्रोटीन डाइट देते हैं। और मधुमेह होता है हमारा डायबिटीज। और थर्ड लास्ट ऑप्शन में हमारा ऑस्टोपोरोसिस है। ऑस्टोपोरोसिस होता है बुजुर्ग लोगों में। उनमें क्या होता है? उनकी जो हड्डियां होती है ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स यानी कि छिद्र हो जाते हैं। तो जिससे उनकी अस्थियां भंगुर हो जाती है यानी कि कमजोर हो जाती है। तो जरा से तनाव होने पर ना फ्रैक्चर के चांस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्लास समझ में आ रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पॉलीयूरक किस बीमारी में दिखाई देता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टाइफाइड, सेकंड ऑप्शन है UTI, थर्ड ऑप्शन है डायबिटीज एंड लास्ट ऑप्शन है TB। ठीक है। तो जो पॉलीयूरिया होता है ना, वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है डायबिटीज में। किस में? डायबिटीज यानी कि मधुमेह में। तो पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि बार बार यूरिन आना। ठीक है। बार बार यूरिन, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं ना, तो डायबिटीज के पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो बार बार यूरिन आना, ये क्या कहलाता है? पॉलीयूरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए। आप लोग को ये बताना है कि डायरिया के पेशेंट को कैसा भोजन देना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए है कम रेशे युक्त, ज्यादा रेशे युक्त, प्रोटीन से भरपूर या लास्ट ऑप्शन है हमारा वसा से भरपूर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्या?
क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि जो डायरिया के पेशेंट होते हैं ना उनको कैसा भोजन देना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है कम रेशे युक्त यानी कि लो लो फाइबर डाइट। सेकंड ऑप्शन है ज्यादा रेशे युक्त यानी कि हाई फाइबर डाइट। थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन से भरपूर एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा वसा से भरपूर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि कम रेशे युक्त। तो अतिसार यानी कि जो डायरिया का पेशेंट होता है ना उसको कैसा डाइट देते हैं, उसको हम लो फाइबर डाइट देते हैं। कैसी डाइट देते हैं, लो फाइबर डाइट देते हैं, क्योंकि अतिसार वो डायरिया का पेशेंट है, ऑलरेडी उसे इतने लूज मोशन हो रखे हैं, डायरिया हो रखा है। तो अगर हम उसे हाई फाइबर डाइट देंगे तो उसका पता नहीं क्या ही हाल होगा। तो हम क्या करते हैं, उसे लो फाइबर डाइट देते हैं यानी कि कम रेशियो युक्त डाइट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है सिरका किसका जलीय विलयन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन अम्ल। सेकंड ऑप्शन है नींबू का अम्ल। थर्ड ऑप्शन है एसिटिक अम्ल एंड लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि एसिटिक अम्ल। तो सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। तो इसे जो होता है ना सिरका को यानी कि यह एसिटिक अम्ल जलीय विलीन होता है। तो इसे एथोनिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, एथोनिक एसिड के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह एक कार्बनिक एसिड होता है जिसकी वजह से सिरके में बहुत खट्टा स्वाद होता है उसका और एक तीखी सी खुशबू आती है। सिरका घर में कहीं भी रखा हो, अगर आपने उसके डिब्बे को खोला है तो अलग से पता चल जाए कि सिरका कहाँ रखा हुआ है, उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पीएफए के विस्तृत रूप क्या है, आपको पीएफए का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ फोर्टिफाइड अडल्ट्रेशन। सेकंड ऑप्शन है प्योर फैटी एसिड। थर्ड ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा प्यूरिफाइड फैटी एसिड। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि पीएफए की फुल फॉर्म होती है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। ठीक है, और जो पीएफए एक्ट आया था ना, तो पीएफए एक्ट पारित हुआ था सन 1954। वो कब पारित हुआ था पीएफए एक्ट, सन 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि खाना पकाने की वह विधि जिसमें इडलियां बनाई जाती है, आपको ये बताना है कि इडलियां कैसे बनाई जाती हैं, किस मेथड से बनाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उबालना यानी कि बॉइलिंग। सेकंड ऑप्शन है आपका प्रत्यक्ष भाप विधि यानी कि डायरेक्ट हीट मेथड। थर्ड ऑप्शन हमारा पैरा बॉइलिंग एंड लास्ट ऑप्शन हमारा अप्रत्यक्ष भाप में। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट स्टीम मेथड। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि प्रत्यक्ष भाप में। तो इडली हम कैसे बनाते हैं, इडली हम सीधे मतलब प्रत्यक्ष भाप विधि से बनाते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में हम बर्तन में पानी गर्म करते हैं और जाली या बर्तन रखकर यानी कि जो इडली का स्टैंड होता है वो रखकर अपने इडली को उसमें क्या करते हैं, इडली के सांचे में हम रख देते हैं। फिर बर्तन में जो रखा पानी होता है ना वो उबल जाता है, तो उससे क्या होती है, उससे भाप बनती है और उसी भाप से उस पर जो भोज्य पदार्थ रखा है ना, जैसे हमने इडली बनाई तो तो क्या होगा, उसी भाप से पकेगा। जैसे इसे इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, इससे हम ढोकला बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, मोमोज भी बना सकते हैं स्टीम वाले। फरा आप लोग जानते होंगे, क्या फरा, ये होता है मोस्टली पूरब साइड में। ठीक है, तो फरा भी इसी विधि से बनाते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकों को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। ऊन के जो धागे होते हैं ना उनकी मोटाई और बारीकों को क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है काउंट। सेकंड ऑप्शन है स्कैन। थर्ड ऑप्शन है डेनियर एंड लास्ट ऑप्शन होता है हमारा नोवेल्टी यार्न। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि काउंट्स। तो ऊन के जो धागों की मोटाई और बारीकी होती है ना उनको क्या कहते हैं, उनको काउंट्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, उनको काउंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फैशन चक्र में पहला सोपान कौन सा है, आपको ये बताना है।
ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है अप्रचलन, सेकंड ऑप्शन है वृद्धि यानी कि ग्रोथ, थर्ड ऑप्शन हमारा गतिवर्धन एंड लास्ट ऑप्शन हमारा नव प्रवर्तन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि नव प्रवर्तन। तो फैशन चक्र का जो पहला चक्र होता है ना, पहला सोपान, उसको क्या बोलते हैं? नव प्रवर्तन यानी कि इनोवेटर्स कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इससे जो क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, उसको भी आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंगारू पॉकेट, सेकंड ऑप्शन है बेल्ट पॉकेट, थर्ड ऑप्शन है यॉक पॉकेट एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा बाउंड पॉकेट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि कंगारू पॉकेट। तो पोशाक पर जो पॉकेट लगाई जाती है ना, उसको कंगारू पॉकेट कहते हैं। कंगारू पॉकेट मैं आपको बता देती हूँ कैसे होती है। एक सेकेंड स्टूडेंट, जैसे इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कंगारू पॉकेट। तो जैसे ये क्या है? हमारा कपड़ा है। क्या है? ये हमारा कपड़ा है, ठीक है। इंसान बना दिया मैंने। तो कंगारू पॉकेट होगी ना जो ऐसे करके आएगी। कैसे करके? ऐसे करके। और ये दोनों साइड से क्या होती है? खुली हुई होती है। क्या होता है? दोनों साइड से खुली हुई। आप लोगों ने पॉकेट उसमें देखी होगी जो हुडी आती है ना, हुडी में मोस्टली यही पॉकेट होती है, ठीक है। कैसे करके? ऐसे करके होती है पॉकेट, ऐसे करके ऐसे। और ये पॉकेट दोनों साइड से खुली होती है। ये पॉकेट इधर से भी खुली रहती है और इधर से भी खुली होती है। और ये कपड़े के बीच में होती है। कहाँ होती है? कपड़े के सेंटर पॉइंट पे ये पॉकेट होती है, नीचे साइड। तो इसे क्या कहते हैं? कंगारू पॉकेट कहते हैं। और ये पॉकेट आपको देखने मिल जाएगी मोस्टली हुडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लोगों और मशीनों के बीच, किसमें? इंसान और मशीनें के बीच जो अंतर क्रिया का अध्ययन होता है ना, वह क्या कहलाता है? और ये क्वेश्चन आपका बिहार पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है परिस्थिति विज्ञान, सेकंड ऑप्शन है इंजीनियरिंग, थर्ड ऑप्शन है स्वचालीकरण एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा श्रम दक्षता शास्त्र। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जो मैन और मशीन के बीच अंतर क्रिया का अध्ययन होता है ना, वह कहलाता है श्रम दक्षता शास्त्र। क्या कहलाता है? श्रम दक्षता शास्त्र। इसको हम अर्गोनोमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अर्गोनोमिक्स के नाम से जानते हैं। और जो बीपीएससी पीजीटी में क्वेश्चन आया था ना, तो इसमें श्रम दक्षता शास्त्र ना होकर अर्गोनोमिक्स दिया होता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कौन सा साधन प्रत्येक परिवार के पास एक सा होता है? तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा साधन होगा जो हर परिवार के पास सेम होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समय यानी कि टाइम, सेकंड ऑप्शन है शक्ति, थर्ड ऑप्शन है मुद्रा यानी कि मनी एंड लास्ट ऑप्शन है ज्ञान। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा समय यानी कि टाइम। तो प्रत्येक परिवार यानी कि ये समझ लीजिए प्रत्येक परिवार का प्रत्येक व्यक्ति के पास समय क्या होता है? एक सा होता है। चाहे कोई रिच फैमिली का हो, चाहे कोई पुअर फैमिली का हो, उसके पास टाइम तो कितने होंगे? टाइम तो उसके पास 24 आवर ही होंगे, 24 घंटे ही होंगे। ऐसा तो नहीं किसी के पास 23 घंटे हो जाए, किसी के पास 26 घंटे हो जाए। कितना रहता है टाइम? टाइम भी हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि उद्देश्यों का विकास किसका? उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नियंत्रण, सेकंड ऑप्शन है नियोजन, थर्ड ऑप्शन है नीति निर्माण एंड लास्ट ऑप्शन है मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि नियोजन, ठीक है। तो उद्देश्य का विकास करना किसका चरण है? प्लानिंग का चरण आता है। कौन सा चरण है ये? प्लानिंग का चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है स्थापत्य काल, सेकंड ऑप्शन है पुनर्व्यवस्था काल, थर्ड ऑप्शन है प्रक्षेपण काल एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा अवकाश प्राप्ति काल। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो जब बालक घर छोड़ देते हैं और आत्मनिर्भर होने के लिए प्रारंभ की जाती है जो पारिवारिक जीवन, वो पुनर्व्यवस्था काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है? वो पुनर्व्यवस्था काल के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद कौन से होते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आचरण में, सेकंड ऑप्शन है दृष्टिकोण में, थर्ड ऑप्शन है स्वभाव में एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आप लोगों ने देखा होगा जो बालक और बालिका है यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनके आचरण में भी विभिन्नता देखने को मिलती है, उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन मिलता है। तो जो लड़कियां होती हैं वो अलग दृष्टिकोण से दिखती हैं किसी चीज को या किसी बात को, और वहीं पे बॉयज जो होते हैं वो अलग तरीके से देखते हैं। इसी तरह नेचर दोनों के व्यवहार में भी क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है। लड़कियों का बिहेवियर अलग होता है एंड लड़कों का बिहेवियर अलग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये तीनों भिन्नता हमारे सामाजिक भेद में पाई जाती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग को क्लास कैसी लग रही है और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है ISI चिन्ह, कौन सा ISI चिन्ह किस खाद्य पदार्थ का प्रतीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल नहीं है, सेकंड ऑप्शन है खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल है, थर्ड ऑप्शन है खाद्य पदार्थ ताजा है। ये इंगित करता है आपको ISI मार्क, कि ISI मार्क आपको ये इंगित करता है कि खाद्य पदार्थ सस्ता है। तो ISI पदार्थ किसका प्रतीक होता है, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल है। ठीक है। और ISI की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या होती है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगर किसी खाद्य पदार्थ में ये चिन्ह लगा होता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो भी खाद्य पदार्थ है ना वो संस्थान के मापदंड के अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय का शेष भाग को क्या कहते हैं। यानी कि हमारी इनकम आई, हमारी जो आवश्यकता हुई हमने उस इनकम से खर्च किया यानी कि व्यय किया, तो उसके बाद जो हमारा शेष भाग बचा वो क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संचय, सेकंड है आय, थर्ड ऑप्शन है बचत एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा धन वर्षों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि बचत। तो जो आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय का जो शेष भाग बचता है ना वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा बचत। जैसे हमारी सैलरी है 20,000 रुपये, कितनी है 20,000 रुपये, और हमारे जो 18,000 है ना वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या हो गया, व्यय हो गया। हमारा बचा कितना, शेष भाग हमारा रह गया 2,000। तो ये जो 2,000 है ना, तो 2,000 क्या हुई, हमारी बचत हुई, क्योंकि शेष भाग तो यही है ना। ठीक है, तो क्या हुई हमारी ये बचत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जा सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 एंड लास्ट ऑप्शन है 5। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि 5। तो डाकघर में जो आवर्ती जमा खाता खोलते हैं ना वो 5 वर्ष के लिए खोलते हैं। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए खोलते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो इस तरीके का खाता या कुछ भी चीज होती है ना मोस्टली वो 5 वर्ष के लिए होती है। चाहे आप लोग मोस्टली जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में चाहे राष्ट्रीय बचत पत्र देख लो या आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जा सकता है, कुछ भी देख लो, तो मोस्टली में आंसर करीब 90% आपको 5 वर्ष ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 90% आपको आंसर 5 वर्ष ही मिलेगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप 5 वर्ष जहाँ दिया हुआ है तो उसके साथ आप जा सकते हो। तो आपके क्वेश्चन के राइट होने के कम से कम 90% चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक अच्छा बजट होता है, आपको ये बताना है कि एक अच्छा बजट कैसा होगा। लचीला होगा आपका अच्छा बजट, या आदर्शवादी होगा, या कठोर होगा। यानी कि कठोर बजट ऐसा होता है जो लचीला नहीं हो जाए, यानी कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है अवास्तविक होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि लचीला। तो एक अच्छा बजट वही होता है जो कि कैसा होता है, लचीला होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। ऐसा नहीं करना है कि हमने बजट बना लिया अपना, 1 महीने का हमारा बजट बनाया, हमारी इनकम कितनी है, हमारी इनकम है 20,000 रुपये, और हमने अपने अकॉर्डिंग बजट बनाया कि हम इसमें 18,000 रुपये व्यय करेंगे और हम 2,000 रुपये अपने बचाएंगे। ठीक है, ये हमारा बजट बन के रेडी हो गया।
तो अगर कोई अब इसमें हमने क्या कर दिया, अब हमने बजट में अपनी जो भी आवश्यकताओं की मेन आवश्यकता उसको तो हमने मैनेज कर लिया, यानी कि उसको हमने इसमें कर लिया। लेकिन जो कि हमारे आकस्मिक आने वाली चीजें होते हैं, जैसे घर में किसी की तबीयत खराब हुई, तो उसके लिए तो हमने अलग से पैसे रखे नहीं थे। तो क्या हो गया, वो हम अगर हम किसी की तबीयत खराब होती है या कोई आकस्मिक खर्चा हो गया, तो हम इस बजट का यानी कि जो 2,000 रुपये बचे हुए हमारे बचत है, इसमें से हम उस पैसे को हम खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2,000 रुपये हमने सेविंग में रखे हैं, तो अगर कोई इंसान हमारे परिवार का बीमार हो गया तो हम इसका इलाज ही ना कराएं, ये सोचे कि नहीं हमें इलाज नहीं करवाना है, बल्कि हमारा जो 2,000 रुपये है वो हमारे बचत में रखा ही जाना है। बल्कि क्या होना चाहिए, जो बचत का पैसा ना उससे हमें इलाज करवाना चाहिए। तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, बजट का लचीलापन माना जाता है। तो एक अच्छा बजट वही होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें लचीलापन होता है। और बजट जो होता है ना, बजट किसी भी परिवार की आय व्यय का एक अनुमान लगाता है। क्या लगाता है, आय व्यय का एक अनुमान लगाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि पैसे का उपयोग किए बिना, ठीक है, पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यक्ष आय, सेकंड ऑप्शन है धन की आय, थर्ड ऑप्शन है इनडायरेक्ट इनकम यानी कि अप्रत्यक्ष आय, और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अभौतिक आय। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि अप्रत्यक्ष आय। तो जब हम पैसों का उपयोग किए बिना भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का लाभ उठाते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आती है, वो आती है हमारी इनडायरेक्ट इनकम में। किस में आती है, हमारी इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आती है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक